और आज की 9th क्लास सिविक्स के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लेसन 1 सिविक्स को 2 भागों में देख चुके हैं। लेसन का नाम है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। उसके पहले भाग में हमने देखा कि चिले में कैसे पहले लोकतंत्र था, लोकतंत्र से उसमें सैनिक तानाशाही आई और फिर से लोकतंत्र की स्थापना हुई। भाग 2 में हमने पोलैंड के बारे में जाना कि पोलैंड में कैसे एक दल की सरकार थी और उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो आज हम भाग 3 में देखेंगे कि विश्व के विभिन्न देशों में हमें वर्ल्ड मैप 3 दिए हुए हैं, जिसमें कि हम देखेंगे ऐसे कौन से देश थे जहां 1900 में लोकतंत्र नहीं था लेकिन 1950 में लोकतंत्र आ गया। उसके बाद 1975 तक किन देशों में लोकतंत्र आया और 2000 तक किन देशों में लोकतंत्र आ गया, उसके बारे में पूरा जानेंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है तथा विश्व के देशों किन किन देशों में किस किस समय पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू किया गया। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, समकालीन विश्व में लोकतंत्र भाग 3। 9th क्लास की सिविक्स लेसन 1 समकालीन विश्व में लोकतंत्र भाग 3 आप सभी का स्वागत है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि हमने पहले और दूसरे भाग में क्या देखा था। जो पहला पार्ट हमने बनाया था उसमें हमने चिले का उदाहरण देखा था कि चिले में कैसे लोकतंत्र था, उसे हटाकर सैनिक तानाशाही आई और फिर से लोकतंत्र की स्थापना हुई। ऐसे ही फिर दूसरे भाग में हमने पोलैंड का उदाहरण देखा, जिसमें एक दल की सरकार थी और उसके स्थान पर कैसे लोकतंत्र आया। तो चलिए अब आपको पिछले दोनों टॉपिक का कितना याद है वो देखने के लिए ये एक असाइनमेंट आपकी लेसन में ही दी हुई है, वो आपको दी जा रही है। तो देखिए आपको भरना है। जो आयांदे थे वो लोकतंत्र तब तक था चिले में, जब पिनोशे आया तो सैनिक तंत्र आया और फिर मिशेल के आने से फिर से लोकतंत्र आया। ऐसे ही पोलैंड में जारुजेल्स्की जब तक थे तब तक एक दल की सरकार थी और जब लेक वैलेशा आई तो वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। अब ये ऊपर आपको बहुत सारी कटिंग्स दी हुई हैं। सरकार की आलोचना की इजाज़त नहीं, फौज की तानाशाही, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार। अगर आपको दोनों पार्ट अच्छे से सुने हैं, ध्यान है, तो आप इन कतरन को भर सकते हैं कि इन पांचों में से कौन सा पार्ट कहाँ पर आएगा। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको ये भरनी है कि इनमें से कौन सा, ये जो पट्टी दी हुई है सरकार की आलोचना या फौज की तानाशाही, भाग 1, 2, 3, 4 या 5 किस में आएगी, तो आपको वो लिखनी है। चलिए अब हम देख लेते हैं एक बार वर्ल्ड का मैप, क्योंकि आगे जो हम करेंगे उसमें हमें 3 नक्शे देकर पूछा गया है। अभी हम देखते हैं उन्हें। पहले आप देखिए, ये देखिए हम ये संसार के महाद्वीपों को देख लेते हैं, फिर हम इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जो हमारा भारत है वो एशिया महाद्वीप में आता है। ये आपको दिख रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिणी अमेरिका। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं अपने लेसन के ऊपर। लेसन में हमें 3 मैप दिए हुए हैं, आप इन्हें देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये है 1990 और 1900 से लेके 1950 तक, जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें थी। तो देखिए सबसे पहला जो लाल है वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जो येलो है उसमें 1900 में नहीं थी और 1950 में लोकतांत्रिक सरकारें थी।
तो सबसे पहला जो नाम आपको दिया गया वो कौन सा है? लैटिन अमेरिकी देशों का। देखिए मैप में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे ध्यान से, तो दक्षिणी अमेरिका ये हिस्सा, यहाँ पर लोकतंत्र नहीं था 1900 में। भारत, इसमें भी लोकतंत्र नहीं था। यूरोप के कुछ अन्य देश जहाँ पर कि लोकतंत्र नहीं था, बाद में आया। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है जहाँ आपको येलो मार्क दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी लोकतंत्र नहीं था। 1950 में तक आ गया था लेकिन, ठीक है जी। और जो ऊपर वाले आप देश देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, वहाँ 1900 में भी लोकतंत्र सरकारें थी। ऐसे ही दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्से, अभी हमने देखा ना ये वर्ल्ड मैप, तो देखिए ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका ऊपर वाला, ये एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, देखिए पहला मैप हमने देख लिया जहाँ 1900 में लोकतंत्र नहीं था लेकिन 1950 तक आ गया, जैसे कि हमारा भारत और दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश, ऑस्ट्रेलिया। चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं 1975 में लोकतांत्रिक सरकारें जहाँ जहाँ आ गई। देखिए उत्तरी अमेरिका के सभी देशों में, ऐसे ही दक्षिणी अमेरिका के देशों में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब में आपको लोकतांत्रिक सरकारें दिख रही हैं। जो तीसरा मैप है वो 2000 का है। 2000 में लोकतांत्रिक सरकारें, विश्व के लगभग देशों में आपको लोकतांत्रिक सरकारें दिख रही हैं। सिर्फ कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि नहीं हैं, वो हैं अफ्रीका की कुछ स्थान जहाँ पर 2000 में भी लोकतांत्रिक सरकारें नहीं थी। आइए अब इन तीनों मैपों को डिस्कस करते हैं। देखिए नक्शे देखने के बाद आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि 20वीं सदी में लोकतंत्र का विस्तार हुआ, तो बिल्कुल सही है, बहुत से देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र का विस्तार सभी हिस्सों में एक समान नहीं हुआ, पहले कुछ हिस्सों में स्थापित हुआ फिर कुछ में। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि देखिए हम तीनों मैप को अगर ध्यान से देखेंगे तो लोकतंत्र जो है वो धीरे 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 स्थापित होना शुरू हुआ और 2000 तक लगभग अधिकतर देशों में लोकतंत्र आ गया। अब आपको क्या काम करना है, इस टेबल में फिल करना है नक्शे के आधार पर कि कहाँ पर लोकतंत्र 1950 में, 1975 और 2000 में था। अब अगले उस पे चलते हैं। जो अगला है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? देखिए जब जैसे हमारा भारत है, इसमें क्या है कि जितने भी वयस्क स्त्री पुरुष हैं जो 18 साल से ऊपर हैं उन्हें मत देने का अधिकार है। उसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो अलग देश, सभी देश विश्व के जहाँ पर कि लोकतंत्र है वहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, लेकिन उसके नियम या शर्तें कुछ अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारे भारत में आयु को बनाया गया, 18 वर्ष अगर है तो आप वोट देने के लिए काबिल हैं। अब देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कालक्रम, मतलब कहाँ पे कब इसकी शुरुआत हुई। 1893 में न्यूजीलैंड में, 1917 में रूस में, 1918 जर्मनी, 1919 नीदरलैंड, 1928 ब्रिटेन, 1931 श्रीलंका, 1934 तुर्की, 1944 फ्रांस, 1945 में जापान और भारत में 1950 में। आप सभी जानते हैं हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ था।
और 50 में सभी को वयस्क मताधिकार दे दिया गया था। और देश देख लेते हैं जिनमें वयस्क मताधिकार कब लागू हुआ, क्योंकि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आ सकता है कि न्यूजीलैंड में वयस्क मताधिकार कब दिया गया, भारत में कब दिया गया, श्रीलंका में, आपसे किसी भी कंट्री का पूछा जा सकता है। ऐसे ही अर्जेंटीना में 1951 में, यूनान में 1952, मलेशिया 55 में, ऑस्ट्रेलिया 62, अमेरिका 1965। देखिए अमेरिका कितना समृद्ध देश है। लेकिन भारत में 1950 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू हो गया, जबकि ऑस्ट्रेलिया में देखिए 1962 में, अमेरिका में 65 में, स्पेन में 1978 और दक्षिण अफ्रीका 1994 में। चलिए अब हम देख लेते हैं कि वयस्क मताधिकार क्यों जरूरी है। देखिए लोकतंत्र तभी सफल माना जा सकता है जब अधिक से अधिक संख्या में लोग उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो जो वयस्क मताधिकार है वो सभी औरत, मर्द, अमीर, गरीब, श्वेत, अश्वेत सभी को मत देने का अधिकार देता है। ये चीज़ समानता और आज़ादी की प्रतीक है। मत देने का अधिकार ये हमारा राजनीतिक अधिकार है, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है। तो चलिए अब हम अगला देखते हैं कि उपनिवेशवाद का अंत कैसे हुआ। देखिए काफ़ी लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका के बहुत से देश, अभी हमने देखा था ना तीनों मैपों में, एशिया और अफ्रीका के देश उपनिवेश बने रहे। इन्हें आज़ादी के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और तब जाके इन्हें अपनी आज़ादी मिली। तो जो आज़ादी मिली वो अपना नेता खुद चुनने की भी आज़ादी थी। तो देखिए सबसे पहला हम अपने देश का उदाहरण देख लेते हैं कि हमारा देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1947 में आज़ाद हुआ था। घाना, जिसे हम गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं, वो 1957 में आज़ाद हुआ था। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। म्यांमार 1948 में आज़ाद हुआ था। तो ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर उपनिवेशवाद था और उसका अंत हुआ। तो देखिए हम जो गुलाम देश आज़ाद हुए हैं उन्हें उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। अब हम जो देखेंगे टॉपिक लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। देखिए जो 1789 की फ्रांस की क्रांति थी उससे हमें ये प्रेरणा मिली थी। जो फ्रांस की क्रांति थी उसमें तानाशाही शासन से मुक्ति पाई गई थी। तो उसी क्रांति ने पूरी दुनिया के लोगों को स्वतंत्रता और समानता की सीख दी कि जब वो लोग इस तरह से आज़ादी पा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों की हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक के बाद एक देश आज़ाद हुआ, उसने कैसे संघर्ष किया। तो ये सारी जो चर्चा है वो हम कल के भाग में कि विभिन्न देशों को कब लोकतंत्र कब स्थापित हुआ उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक बस यहीं ख़त्म करते हैं। आप सभी का साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।